गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। डीएनएस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम तबीयत एकदम मस्त, हाल चाल समाचार सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई चल रही बढ़िया है ना? ठीक है। अच्छा लगा एक यूनिट जब आप लोग का कंप्लीट हुआ तो कैसा लगा? फीलिंग गुड? अच्छी फीलिंग आ रही कि चलो अब तो एक यूनिट पढ़ लिया, बाकी की 3 यूनिट और है, जल्दी जल्दी पढ़ें और ख़त्म करें, फिर हम लोग सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें ना। तो ठीक है, फिर से हम आ गए हैं आपको फिजिक्स पढ़ाने। पता ही है जब हम आते हैं तो आप लोग को बीएससी सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स पढ़ाते हैं, और सेकंड सेमेस्टर में जो हमको जो मेरा पोर्शन मिला है, आप लोग भली भांति परिचित हैं उस चीज़ से कि हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना है। और खासकर थर्मोडायनेमिक्स में मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी यूनिट नंबर 4 जो अब तक कोई नहीं पढ़ाया होगा ना, आपके कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाए होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाया होगा। मैंने 4th यूनिट से स्टार्ट किया था, मेरा कुछ अलग क्राइटेरिया था सोचने का, तो मैंने 4th यूनिट को बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ और वीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रिले जीन्स लॉ, ठीक है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर किरचॉफ्स के ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात की थी, ठीक है। फिर वो होता है ल्यूमर और प्रिंगस्टर का एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, उसमें देखा था कि क्या हम लोग के क्या रिजल्ट्स निकल के आए थे ना, ठीक है। तो उस चैप्टर को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज अपने को आपका जो पार्ट बी है उसमें यूनिट नंबर 1 पढ़ना है, यानी कि अब स्टार्ट करेंगे पहले से। पहले हम लोगों ने चौथा यूनिट पढ़ लिया बेटा, अब आपको यूनिट नंबर 1 पढ़ना है, यानी बोले तो आपको पढ़ना है क्या, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको पार्ट बी का जो पहला चैप्टर है यानी पहला यूनिट है, जिसको आप लोग आपका 6 यूनिट बोला करते हैं, 5th यूनिट बोला करते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। वो यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बीएससी मैथ कर रहे हैं, वो स्टे करेंगे। अदरवाइज जो बच्चे नए हैं, उनको नहीं पता क्या है, ये किस चीज़ का फिजिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वो स्किप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर के अंदर हैं, जिनको फिजिक्स पढ़ना है, एग्जाम में अच्छा करना है, वो इस लेक्चर सीरीज में वो आगे तक स्टे करेंगे ना, आगे तक बने रहेंगे, ठीक है। आज अपने को पढ़ना है बेटा क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पता है पहला लेक्चर होता है, पहला लेक्चर जब भी मैं करता हूँ हमेशा आप लोग को इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूँ। इस पूरे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे चलना है, एक थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन होना जरूरी है ना, ठीक है। तो बेटा जब हम पहले इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा, जब देखो क्या क्या करने वाले हैं, इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हम बेटा इंट्रोडक्शन देंगे ना। पहला काम क्या करेंगे कि पहला आप लोग को इस यूनिट के अंदर आपको इंट्रो कराएंगे कि क्या है इसके अंदर, आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं, क्या क्या अच्छा लगेगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा ना, ठीक है। जैसे ही मैं इंट्रो के बाद पढ़ूंगा, कुछ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ हमारे बोले तो कुछ उसके लैंग्वेज, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ लैंग्वेज होगा ना, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा लैंग्वेज होगा कुछ, ये हम कुछ लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज क्या होगा मैं बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स लैंग्वेज क्या होता है, मैं आप लोग को बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे बेटा, लैंग्वेज सीखने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ZLOT, जिसको हम बोलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे ही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा बेटा, हम लोग चलेंगे फ्लोट पे, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी के बीच में हम पढ़ लेंगे बेटा क्या, हीट भी पढ़ लेंगे बेटा, और हम लोग पढ़ लेंगे इसी के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ना, IE, इंटरनल। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ, इंट्रो करा रहा हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है बेटा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप लोग को इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर थोड़ा सा लैंग्वेज क्या क्या भाषाएं यूज होती हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं, कैसे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो आपको बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा ZLOT यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। फिर आगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फिर इसके बाद खत्म करेंगे बेटा, तो इसी के अंदर आता है SLOT ना, क्योंकि SLOT अपने सेकंड चैप्टर में है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको हल्का फुल्का हिंट दे दूंगा क्या है SLOT के बारे में ना, लेकिन इसको बेसिकली पढ़ना है आपको सेकंड यूनिट के अंदर। आगे आएंगे तो आगे हमको पढ़ना है CP और CV, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप लोग जब 12th स्टैंडर्ड में रहे होंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, तो आप लोग CP और CV और ये फार्मूला भी पढ़ा होगा, CP माइनस CV का रिलेशन भी निकाला होगा, CP माइनस CVR, जिसको मेयर्स फार्मूला कहते हैं बेटा। मेयर्स फार्मूला भी इसी के अंदर निकालना है, ठीक है। कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, ये सब प्रोसेस पढ़ेंगे, और हर एक प्रोसेस में हम वर्क डन निकालेंगे ना। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे हम कुछ एक और इंजन के बारे में, जिसको
बोलते हैं कार्नोट इंजन, ठीक है, वेरी वेरी स्पेशल कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन जब पढ़ लेंगे तो उसी के साइड में आपके सिलेबस में, उसके सिलेबस में दो इंजन और दिया गया है बेटा, जिसको बोलते हैं ऑटो इंजन और एक डीजल इंजन। ये दोनों के बारे में हल्का इससे हमको पढ़ना है कि ऑटो इंजन और डीजल इंजन होता है क्या है बेटा। बेसिकली आपको इस यूनिट में यही चीज आपको पढ़ना है। तो समझ में आया बेटा, थोड़ा सा इंट्रो दिया मैंने कि क्या पढ़ना है। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद कुछ लैंग्वेज बताऊंगा, कुछ नोटेशंस बताऊंगा जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज होते हैं। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में चलूंगा। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको बताऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी के बीच में मैं हीट और आपको बताऊंगा इंटरनल एनर्जी, फिर वर्क डन भी बताऊंगा, ठीक है। फिर सीपी बताऊंगा, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दोनों का मैं रिलेशन भी निकालूंगा कि दोनों का जो रेशियो होता है, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो आर के बराबर होता है, दोनों का जो रेशियो होता है सीपी अपन सीबी वो गामा के बराबर होता है, वो मैं बताऊंगा गामा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कार्नोट इंजन के बारे में, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी दक्षता के बारे में बात करेंगे। कुछ दो स्पेशल इंजन है बेटा, ऑटो इंजन और डीजल इंजन, इसके बारे में पढ़ना। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए 5 6 8 लेक्चर तो मिनिमम इसमें लगेंगे ही कम से कम खत्म करने के लिए ना, क्योंकि जो भी पढ़ना है मैं आपको हल्का सा इंट्रो दिया हूं, क्योंकि जो भी पढ़ना है हमको पता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग को पूरा डिटेल ही पढ़ाते हैं। तो बताओ इतने चीज आप लोग को समझ में आई कि नहीं, बताओ। ये पढ़ना है आपके यूनिट में, आपके दिमाग में पता चल जाए, ये होता है तो एक साइड में आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस यूनिट में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। वैसे भी आपको सिलेबस में मिल जाएगा, लेकिन सिलेबस में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आप उस पर कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मली अगर मोटा मोटी तौर पे गए तो हमको यही पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा हमारा आज का ये यूनिट, आज का ये चैप्टर बोले तो आज से ये स्टार्ट होता है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा मेन शब्द लिखा है थर्मोडायनेमिक्स ना, जीरोथ और फर्स्ट लॉ इसमें पढ़ना ही है बेटा। आज हम बात करेंगे कौन से शब्द, एक शब्द पे बहुत फोकस करेंगे, उस शब्द का नाम है बेटा थर्मो, ठीक है। और उसको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं बेटा, थर्मो प्लस डायनामिक। क्या लिख रहे हैं बेटा, थर्मो प्लस डायनामिक ना, ठीक है, डायनामिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स को बेटा दो पार्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, थर्मो प्लस डायनामिक। बेटा थर्मो शब्द जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है बेटा हीट, और डायनेमिक का मतलब होता है बेटा, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। क्या होता है, मोशन। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे और हीट के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे ना। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बेटा, हीट पढ़ेंगे और हीट के बारे में, हीट के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलेंगे फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो हीट और हीट के मोशंस के बारे में हमें बताता है, हमको पढ़ाता है, हमको सिखाता है, फिजिक्स के उस ब्रांच को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। यानी हमको बोले हीट से कौन सी एनर्जी आती है बेटा, हीट से एनर्जी आती है थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आती है बेटा, हीट से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, यानी तापीय उष्मा। कौन सी उष्मा बेटा, तापीय उष्मा। और मोशन से कौन सी एनर्जी आती है बेटा, वो हम पढ़ चुके हैं अपने 12th में, क्या होते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी, यानी क्या, यांत्रिक ऊर्जा। भाई कोई चीज मोशन करता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है, उसमें जो ऊर्जा होती है बेटा मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो क्या करता है, जो थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के साथ डील करता है। जो थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के साथ जो ब्रांच फिजिक्स की डील करती है उसको हम बताते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो क्या करती है, उष्मा और उष्मा के स्थानांतरण यानी उष्मा के मोशन, उष्मा के गति के बारे में हमको बताती है। विज्ञान की उस शाखा को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी हिंदी में बोले तो उष्मा गतिकीय, ठीक है। या थोड़ा सा और अपग्रेडेड फॉर्म में बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हम बोलते हैं हम तापीय ऊर्जा, और हम क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं साइंस के फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम इसको पढ़ते हैं उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और ये थर्मो और डायनेमिक्स बेटा ये शब्द लिए गए थे, सारे जितने भी आप देखोगे फिजिक्स के जितने भी वर्ड थे, सिंबल्स थे, बेसिकली बहुत सारा वर्ड ये ग्रीक से लिए गए थे ना। तो ग्रीक में थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट और उनका मोशंस, ठीक है। तो मतलब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बेस्ड है स्टडी ऑफ थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज अगर आप लोग नोट कर लियो बेटा तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे जब पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हम
बताएंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है, यदि थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या क्या पढ़ाएगा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। कोई थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़ना है तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हमको थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, ठीक है, चलो हम बताते हैं कि अगर हमको थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, ठीक है, अगर हमको थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है ना, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है, थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है बेटा, तो बेसिकली हमको पढ़ना क्या होगा बेटा, हमको पढ़ना होगा उसमें 3 ठो लॉ होते हैं बेटा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना, बेसिकली 4 लॉ होते हैं, जीरो बिल्कुल करके 4 बन जाते हैं ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा बनता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा बनता है क्या बेटा, तीसरा बनता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फोर्थ बनता है हमारा क्या, फोर्थ बनता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम ऐसे लिख रहे हैं, घबराइएगा मत, ZLOT मतलब हम शॉर्टकट में फॉर्म में लिख रहे हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप इसको लिख सकते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है बेटा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। देखो, तो अगर हमको थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है बेटा, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक स्टडी के अंदर ये 4 स्टडी करते हैं, और यही सच बताएं तो यही 4 ही प्रकार की स्टडी ही करते हैं, और यही 4 स्टडी से अगर ये 4 स्टडी कर लेंगे ना तो पूरा हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के अंदर हम पढ़ते क्या क्या है बेटा, थर्मोडायनेमिक स्टडी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा, ZLOT, FLOT, SLOT और TLOT, यानी कि बोलते हैं ड्लोथ, फ्लोथ, स्लोथ और ट्लोथ, जो भी बोलो, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ एंड थर्ड लॉ। तो यही सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं बेटा। अगर बात करते हैं क्या क्या बताता है, अगर बात करते हैं, अगर हम आपका शॉर्टकट में बाद में इसको फर्स्ट हमको ब्रीफली पढ़ाएंगे, या आपको फर्स्ट यूनिट में है या आपके सेकंड यूनिट में है, या आपके फर्स्ट यूनिट में है या आपके सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें ZLOT, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, ये बताती है अबाउट टेम्परेचर। किसके बारे में बताती है बेटा, अबाउट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, कभी ये सोचा, कभी और कोई नियम बताओ बेटा, और कोई दुनिया का ऐसा संसार का नियम ढूंढ के लाओ जो आपको बताए कि जो पहले के बाद आपको कोई और नियम बताओ जो जीरो से स्टार्ट हुआ हो। आज से जितने पढ़ेंगे, जूल्स फर्स्ट लॉ, जूल्स सेकंड, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन ने क्यों जीरो लॉ नहीं बनाया ना, जीरोथ लॉ पता है, इसका जीरो बनने का एक पीछे की कहानी थी, जीरो बनने की कहानी थी कि इसको जीरोथ लॉ, इसको जूल्स साहब ने इसको 1850 ईस्वी में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। आई थिंक अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जूल्स साहब ने बताया था 1850 ईस्वी में के आसपास। तो उन्होंने कहा था कि जब इन्होंने बताया तब तक ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी बुक में पब्लिश हो चुके थे, यानी इन पे ऑलरेडी इनका ऑलरेडी थ्योरी आ चुकी थी। लेकिन बाद में हमको जरूरत पड़ी कि इन तीनों लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी इनका जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि इन सभी लॉ का जो बेस है वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर के बारे में बताने वाला कोई लॉ ही नहीं था। तो इसीलिए एक लॉ हमको इससे पहले, अब इसके पहले अगर हम नंबरिंग करते, इसको फर्स्ट बनाते, इसको सेकंड बनाते, इसको थर्ड बनाते, तो जो उस समय की जितनी बुकें छप चुकी थी उन सब बुकों में हमको फिर जो बच्चे पढ़ चुके थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उनको अब उनको जीरोथ, अगर अब उनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जगह हम ये बताते जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वो कंफ्यूज होते। कुछ बच्चे अलग पढ़ लेते, कुछ बच्चे अलग पढ़ लेते, कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग होता और कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग होता। कुछ बुकें ऐसी छापती, कुछ बुकें ऐसी छापती। इसलिए कहा गया कि इन सब जो पहले से ऑलरेडी बन चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इसके ऊपर भी एक नंबर आता है जिसको जीरो, और जीरो के पीछे भाई बहुत बड़ा रहस्य, जीरो तो हमारे ब्लड में, अगर हम इंडियन तो हमारे ब्लड में ही है, ठीक है, क्योंकि जीरो का आविष्कार तो हमारे भारत ने ही किया था। अब जीरो जहां से स्टार्ट होता है, जहां से जर्नी स्टार्ट होती है किसी नंबर की, उसी को बोलते हैं कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पीछे कहानी है, ठीक है, इसके पीछे कहानी है कि जब ये जीरोथ बना, जब जीरोथ की जरूरत पड़ी, तब जब ये तीनों लॉस ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुके थे, तो पढ़ा कि इन तीनों लॉस को दिखाने के लिए एक बेसिस लॉ की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाद बिना टेम्परेचर के तीनों लॉस को हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बताता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली बताता है बेटा अबाउट द टेम्परेचर ना, अबाउट द टेम्परेचर। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताता है, ये बताता है कन्वर्जन ऑफ, क्या बताता है, ध्यान से देखना, ये क्या बताता है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, ये कन्वर्जन बताता है कोई मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। यानी बोले थर्मल एनर्जी, यानी थर्मल एनर्जी का मतलब होता है बेटा हीट ना, थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट ना, यानी उष्मा। कैसे बताते हैं कोई मैकेनिकल एनर्जी कैसे उष्मा में खर्च हो सकती है, आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे कि जो किसी पदार्थ को किसी भी सिस्टम को दी गई जो उष्मा होती है, यदि हम बात करें dq ना, जो दी गई स्मॉल अमाउंट ऑफ उष्मा होती है उसका इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क डन में क्या हो जाती है बेटा, खर्च हो जाती है। ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि ये dq क्या है, ये dq बेटा आपका थर्मल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन दोनों ही प्रकार के क्या हैं, वो दोनों ही प्रकार के एक मैकेनिकल एनर्जी है। तो हम देखेंगे एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा है, इसमें थर्मल एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं बेटा, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी का रिवर्स, वो क्या बताता है, थर्मल एनर्जी का कंजर्वेशन, थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो बेसिकली हम क्या बताता है हमारा, बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि बताता है जो हमारी थर्मल एनर्जी है, जो उसमें ऊर्जा है, वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट हो रही है, कैसे बदल रही है, कैसे उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली बताती है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक स्पेशल लॉ है। ठीक है, इसको आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। थर्ड लॉ बेसिकली इसको आप अभी दिमाग में रखिए कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, लेकिन हमने जाना कि जीरोथ लॉ क्या बताता है, जीरोथ लॉ टेंपरेचर के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बताता है, बताता है मैकेनिकल एनर्जी कैसे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कन्वर्जन बताता है मैकेनिकल एनर्जी का थर्मल एनर्जी में। स्लॉट यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है बेटा, वो बताता है कि ये जो थर्मल एनर्जी होती है, जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा होती है बेटा, वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, इतनी चीज जान लिया। अब जाओ, अब आते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नोटेशंस पे जो हमको काम आने वाले हैं पूरे इस चैप्टर के दौरान, वो हम जानेंगे ना। तो सबसे पहला जो नोटेशंस आता है, जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम जानेंगे क्या, हम जब भी हम वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं बेटा, उसमें हम बार बार एक चीज बोलते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, हम बात करेंगे क्या, सिस्टम एंड सराउंडिंग की। ठीक है, क्या होता है सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स में सराउंडिंग क्या होता है, क्योंकि बार बार जब भी हम लिखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब भी किसी थर्मोडायनेमिक्स के पेपर्स को पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, वहां बार बार लिखा होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो आज हम जानेंगे कि बेटा ये सिस्टम क्या होता है और ये सराउंडिंग क्या होती है ना। सराउंडिंग मतलब समझ ही रहे हो, अगल बगल की चीजों को सराउंडिंग बोलेंगे। सिस्टम क्या होता है आज हम जानेंगे। अगर सिस्टम जान गए तो सिस्टम के अगल बगल की जो चीजें होंगी बेटा, उसको हम सराउंडिंग बोल देंगे ना। सराउंडिंग मतलब किसी हमारे मतलब बोल दिए सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब अगर हम बोल रहे हैं सराउंडिंग तो हमारे बगल की चीजें, आप बोल रहे हैं सराउंडिंग तो आपके बगल की चीजें, आपके पिताजी बोल रहे हैं सराउंडिंग तो उनके बगल की चीजें, उनके चारों तरफ की चीजें। तो अगर हम सिस्टम जान लेंगे तो सिस्टम के बाद जो भी चीजें होंगी, सिस्टम को छोड़ के जो भी चीजें होंगी उसको चारों तरफ उसको बोल देंगे सराउंडिंग। सराउंडिंग तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिस्टम क्या होता है ना। सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक स्पेशली एक बाउंड्री से डिफाइन करते हैं। सिस्टम को क्या करते हैं, एक कोई बाउंड्री है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये कोई बाउंड्री है ना। इस बाउंड्री के अंदर जो चीज है ना, इस बाउंड्री के अंदर ये जो चीज है, इस बाउंड्री के अंदर जो चीज है, इसी को हम बोलते हैं सिस्टम, है ना। यानी किसी डिफिनिट बाउंड्री के अंदर ना, डिफिनिट बाउंड्री के अंदर जो सिस्टम होता है ना, जो सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। क्या होता है बेटा, उस सिस्टम के अंदर केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस होता है ना। ठीक है, किसी डिफिनिट बाउंड्री के अंदर जिस सिस्टम के अंदर केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, किसी डिफिनिट बाउंड्री के अंदर, ध्यान से समझिएगा, किसी डिफिनिट बाउंड्री के अंदर क्या होती है, जो भी केमिकल चेंजेस होती हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मैकेनिकल ना लिख के आप फिजिकल लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा ना। आप यहाँ क्या लिख लीजिए, आप फिजिकल लिख लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिजिकल और केमिकल। किसी भी डिफिनिट बाउंड्री के अंदर ना, किसी सिस्टम के अंदर अगर उसमें उस बाउंड्री के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, किसी डिफिनिट बाउंड्री के अंदर अगर किसी सिस्टम में ना क्या हो रही है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक हमारा क्या सिस्टम। समझ में आया थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एक डिफिनिट बाउंड्री के अंदर का एरिया होता है।
ना, एक डिफिनिट बाउंड्री के अंदर का जगह होता है, एक डिफिनिट बाउंड्री के अंदर का प्लेस होता है, जिस बाउंड्री के अंदर थर्मल, जिस बाउंड्री के अंदर केमिकल यानी रासायनिक और फिजिकल यानी भौतिक हमारी क्या हो रही है, भौतिक हमारी घटनाएं हो रही हैं, भौतिक हमारी चेंजअप हो रही है, चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, केमिकल और फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, उस चीज को बोलेंगे हम बेटा क्या, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ना। अच्छा, सिस्टम को छोड़ के ये जो बाहर की चीजें हैं, ये जो हुआ, ये सिस्टम को छोड़ के बाहर की जितनी भी चीजें हैं बेटा, उसको खूबसूरत सा नाम दिया गया है, जिसको बोल दिया क्या, ये सराउंडिंग है। क्या बोल दिया, सराउंडिंग है ना। सिस्टम समझ में आया बेटा, सिस्टम समझ में आया क्या होता है, एक डिफिनिट बाउंड्री के अंदर का जगह, एक डिफिनिट बाउंड्री के अंदर का जगह, ये डिफिनिट बाउंड्री जरूर बोलना है, डिफिनिट बाउंड्री के अंदर का जगह, जिसके अंदर सारे फिजिकल्स और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, सारी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है बेटा। उस डिफिनिट बाउंड्री के अंदर की चीजों को बोलेंगे सिस्टम, और उस सिस्टम के बाहर की चीजें जो बची हैं, लीव द सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के बाहर सराउंडिंग की, इन्वायरमेंट की जितनी भी चीजें यूनिवर्स में, उस सिस्टम के बाहर यूनिवर्स की सारी चीजें जो हैं ना, उस सिस्टम को छोड़ के उसके बाहर की यूनिवर्स की सारी जितनी भी चीजें हैं, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। जैसे मान ले कि मेरे अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं क्या हूं, मैं एक सिस्टम हूं, और मेरे से बाहर जितनी भी चीजें होंगी बेटा, वो मेरे लिए क्या काम करेंगी, मेरे लिए सराउंडिंग का काम करेंगी। मेरे लिए अब ये जो कैमरा है वो कैमरा सराउंडिंग का काम है, मेरे लिए जो बोर्ड काम है वो सराउंडिंग का काम है, मेरे लिए जो रूफ होगा वो सराउंडिंग का काम है ना। तो बोलते हैं अगर किसी डिफिनिट बाउंड्री के अंदर, अगर मेरी बॉडी एक डिफिनिट बाउंड्री है, मेरी बॉडी के अंदर सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, देन माय बॉडी इज सिस्टम, और हमको हमारे बॉडी को छोड़ के बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो हमारी क्या कहलाएंगे, सिस्टम, हमारी क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, एक डिफिनिट बाउंड्री के अंदर की जगह होती है, एक प्लेसेस होती हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, जितने सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम, और उसके बाहर की जगह को हम क्या बोलते हैं, उसके बाहर की यूनिवर्स की जितनी भी जगह होती है उसके सराउंडिंग की, उसको, उसके इन्वायरमेंट की, उसको बोलते हैं बेटा सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, ठीक है। अब हम इधर कहते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब कितने प्रकार के सिस्टम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं ना। बात तो बहुत प्रकार के सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत प्रकार से हमको पढ़ना भी नहीं है ना। हमको क्या पढ़ना है बेसिकली, हमको आज देखना है क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने प्रकार के हमारे क्या हो सकते हैं बेटा, ये सिस्टम पॉसिबल है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। कितने प्रकार के, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहा है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जहां भी सिस्टम लिखा होगा बेटा, यहां लिख लेना थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग, वहां पे लिखना टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्योंकि हम ये पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे, उसके जो भी नाम लेंगे उसके आगे थर्मोडायनेमिक्स जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं बेटा, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है ना, ये 3 पार्ट में हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट क्या है बेटा, पहले पार्ट को बोला गया ओपन सिस्टम ना, ओपन सिस्टम, ठीक है, क्या है, ओपन सिस्टम। दूसरा है बेटा, दूसरा जो सिस्टम है उसको बोला गया क्लोज्ड सिस्टम ना, क्या बोला गया, क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा जो सिस्टम है उसको बोला गया आइसोलेटेड ना, क्या बोला गया, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब खुला निकाय, क्लोज सिस्टम मतलब बंद निकाय, सिस्टम मतलब होता है निकाय, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है क्या, आइसोलेट ना, आइसोलेट का मतलब होता है उदासीन, आइसोलेट का मतलब होता है उदासीन निकाय, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। उदासीन का मतलब होता है, उसका मतलब उदासीन निकाय, निष्क्रिय निकाय होता है ना, उदासीन भी बोल सकते हैं, आइसोलेटेड मतलब निष्क्रिय निकाय भी बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के हमको सिस्टम्स पढ़ने हैं बेटा। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा क्या होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में तुम्हारा पॉन्ड आता है, तालाब देखा है बेटा, तालाब जो होता है वो ओपन सिस्टम के काम में आता है ना, ठीक है। दूसरा जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें हम देख लिया सील्ड, बंद हुआ, सील्ड बॉटल ना, सील्ड बॉटल, जो पैक हुए बॉटल्स होते हैं, जो पानी वाले बॉटल्स होते हैं, सील्ड जो बॉटल्स होते हैं वो क्लोज सिस्टम के अंदर आते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आप लोगों ने थर्मस देखा है ना, थर्मस जो भी हो, जो घर में थर्मस आता है ना, वो जिसमें पानी गर्म रहता है या चाय गर्म रहता है, पानी ठंडा रहता है, जैसा जो चीज भर दो वैसे वैसे रहेगा ना। अगर ठंडा पानी भर दोगे ठंडा रहेगा, गर्म भर दोगे, गर्म चाय भर दोगे तो गर्म रहेगा। तो 3 प्रकार का हमने एग्जांपल बताया। जैसे ओपन सिस्टम में पॉन्ड आता है, तालाब। अब तालाब बेटा अगर मैं तुमको समझाऊं, अगर ये तालाब है
तो तालाब बेसिकली करता क्या है बेटा, तालाब के अंदर पानी होते हैं ना, तो पानी होते हैं। जब सन की किरण इस तालाब के पानी के ऊपर पड़ती है बेटा, तो ये क्या करती है, यहां से कुछ पानी वाष्प बन के ऊपर भी जाते हैं ना, कुछ पानी वाष्प बन के ऊपर भी जाते हैं, और कुछ एनर्जी भी ये क्या करती है, पॉइंट जो अपने अंदर किसकी इंटरनल एनर्जी है बेटा, उसको लॉस भी करती है। तो देखो ओपन सिस्टम में क्या होता है, अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम के अंदर, अगर नेक्स्ट पेज में लिखूं कि ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, OPEN ना, ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, ओपन सिस्टम के अंदर मैटर यानी कि जो हमारा अंदर का मटेरियल होता है, मैटर प्लस क्या होती है, एनर्जी, दोनों ही क्या होती है, दोनों ही हमारी एक्सचेंज होती है, दोनों ही हमारी क्या होती है, दोनों का एक्सचेंज होता है, दोनों में क्या आती है, बदलाव आती है। किसके साथ एक्सचेंज करती हैं बेटा, सराउंडिंग के साथ ना, क्या करती हैं, सराउंडिंग के साथ। जब कोई सिस्टम अपनी मैटर और अपनी एनर्जी, अपने अंदर का मटेरियल, मैटर मतलब हैविंग सम मास, जिसके पास कुछ ना कुछ मास, उसको मैटर बोलते हैं, उस द्रव बोलते हैं ना, ठीक है। द्रव और द्रव्य दोनों चीज अलग होती है, द्रव और द्रव्य, मैटर और लिक्विड, ठीक है, चलिए मैं याद रखना, मैटर मतलब हैविंग सम मास, जिसके पास भी मास वो द्रव है। आई हैव सम मास, आई एम आल्सो मैटर, यू हैव सम मास, यू हैव आल्सो सम मैटर। एक होता है मैटर, एक होता है एंटी मैटर, आगे पढ़ेंगे एंटी मैटर क्या होता है ना, ठीक है, अभी मैटर समझो। तो क्या करता है, कोई भी ओपन सिस्टम है, अगर मैटर के साथ साथ अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज कर रही है सराउंडिंग के साथ ना, अपने बाहर, सराउंडिंग मतलब उसके बाहर, सिस्टम के बाहर क्या कर रही है, अपनी मैटर और अपनी एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर रही है, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। भाई सिस्टम के बाहर जो चीजें होंगी सराउंडिंग की होगी ना, उसके पास तो बचा कि वो चेंज कहां करेगा, सराउंडिंग से ही चेंज करेगा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है उसके पास, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज कर रही है सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम, यानी बोलते हैं इसको खुला निकाय, ठीक है। दूसरा बोलते हैं बेटा क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या होता है बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। चलो समझते हैं क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है। क्लोज्ड सिस्टम में मैंने एग्जांपल बता दिया बेटा, पिछले पेज पे आओ, तो क्लोज्ड सिस्टम में मैंने बता दिया कि जो पानी भरी बोतलें होती हैं बेटा, अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर अच्छा सा बन जाए, ये पानी वाली जो बोतल्स होती है, इसमें कैप लगे होते हैं ना, इसमें खूबसूरत सा कैप लगा होता है, इसमें पानी ऐसे से भरी होती है बेटा, चाहे साल भर रख दो, चाहे 2 साल रख दो, अगर इसका सील तुमने नहीं तोड़ा है बेटा, तो पानी पानी ऐसे का ऐसे रहेगा। यानी कि मतलब क्या है, ना तो इसके अंदर का मैटर लॉस हो रहा है ना, लेकिन उसके अंदर क्या हो रही है, उसके अंदर का मैटर तो नहीं लॉस हो रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी वो क्या कर रही है, कभी गर्म हो जाए, कभी ठंडा हो जाएगी ना, कभी गर्म हो जाए, कभी कभी पानी देखोगे कि ठंडी आ जाएगी, ठंडा पानी हो जाएगा उसके अंदर का, गर्म हो जाएगा तो गर्म पानी हो जाएगा, गर्म आएगा तो गर्म पानी हो जाएगा। यानी क्या मतलब, वो क्या कर रही है, वो एनर्जी को तो एक्सचेंज कर रही है, लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं कर रही है। तो ऐसा कोई सिस्टम जो अपने सराउंडिंग से क्या करती है, एनर्जी को तो एक्सचेंज करती है, बट मैटर को कोई एक्सचेंज नहीं करती है, यानी अपने अंदर के मटेरियल का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या बेटा, उसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। यानी केवल क्या करती है, यानी केवल एनर्जी का जब एक्सचेंज होता है, क्या करती है, एनर्जी का केवल बस एक्सचेंज होता है, किसके साथ, केवल एनर्जी का जब एक्सचेंज होता है, किसके साथ बेटा, सराउंडिंग के साथ। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं, हम बोलते हैं कौन सा सिस्टम बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। यहां क्या चेंज नहीं होता बेटा, यहां जो मैटर होती है, यहां पे जो द्रव होती है, उसका चेंज नहीं होता है, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। तो जब हमारी क्या होती है, जब हमारी सराउंडिंग के साथ कोई सिस्टम केवल एनर्जी का एक्सचेंज करता है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। और लास्ट में आता है क्या, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसका एग्जांपल था बेटा थर्मस। थर्मस में क्या होता है बेटा, अगर ठंडा पानी रख दिया तो ठंडा ही रहेगा, बॉटल में तो गर्म भी हो जाता है, लेकिन अगर थर्मस में रख दिया ठंडा पानी तो ठंडा ही रहेगा, और उतना ही पानी रहेगा जितना तुमने रखा था। तो ना तो मैटर एक्सचेंज होता है, ना तो हीट यानी ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, चलो अब तो समझ ही गए होगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अगर कभी ना याद होगा तो तीनों एग्जांपल याद रखना। पौंड, तालाब, यानी पानी भी हवा में उड़ता है, तालाब गर्म भी होता है, यानी हीट भी एक्सचेंज कर रहा है और साथ साथ अपना मैटर भी उड़ा रहा है हवा में, अपना पानी भी हवा में उड़ा रहा है ना, वाष्प बना के। तो मैटर साथ साथ एनर्जी एक्सचेंज हो तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। अब बात आई तुरंत सील्ड पैक बॉटल ना, सील्ड जो होती है, सील्ड बॉटल की बात करें, उसमें क्या होती है, उसमें पानी तो कभी कम नहीं होगी, लेकिन हाँ पानी गर्म जरूर हो जाएगी, ठीक है। अगर उसको फ्रीजर में रख दोगे तो फ्रीज में ठंडा हो जाएगी, लेकिन पानी तुम्हारा ज्यादा नहीं होगा, पानी ना ज्यादा होगा ना कम होगा। इसका मतलब वो केवल एनर्जी एक्सचेंज कर रहा, मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड वन तुमको याद आएगा थर्मस। थर्मस क्या करता है, थर्मस में जितना पानी भरा उतना ही पानी तुमको
मिलेगा भी बाद में, और साथ साथ जैसे भरा था, गर्म भरा है गर्म, ठंडा भरा है ठंडा, वैसे ही रहेगा। तो थर्मस क्या करती है? थर्मस एक आइसोलेटेड सिस्टम है। वो क्या करते हैं? ना तो हीट एक्सचेंज करती है, या तो ना तो एनर्जी एक्सचेंज करती है, और ना ही क्या करती है, ना ही हमारी क्या वो किसका बोलते हैं, वो मैटर एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ। तो क्या करती है? जब भी कोई इससे क्या करती है, या क्या करती है? ना ही एनर्जी और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है ना। यहाँ पे लिखेंगे एक्सचेंज, लिखने के बाद काट देंगे ना, एक्सचेंज लिखने के बाद काट देंगे, इतना समझ में आया कि एक्सचेंज नहीं होता है, एक्सचेंज लिख के काट देंगे। जब भी कोई सिस्टम ना ही एनर्जी ना ही मैटर का एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ, ना किसके साथ बेटा? सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और हमको नाम याद आ गया, उसको बोलते हैं विलगित निकाय। नाम याद आ गया, बहुत भूल से कब से याद कर रहा था कि इसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय निकाय बोला, फिर बोला कि जो भी बोला, ठीक है, लेकिन अब याद आया कि इसको बोलते हैं विलगित निकाय ना, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो हिंदी याद आ रहा, बचपन का पढ़ा हुआ, विलगित निकाय बोलते हैं ना। यानी क्या होता है? ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है, ना तो मैटर का एक्सचेंज करता है, एनर्जी प्लस मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं करता है। इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा समझ में आया? बताओ। हाँ, अगर समझ में आया तो छापो इसको, अगर समझ में आया तो छापो, नहीं तो फिर बताओ, मैं फिर बताऊं, ठीक है। अगर ना समझ में आया बेटा तो समझ में आया, देखो इतना अच्छे से लिख दिया है। अगर एग्जाम में अगर ऐसे ही याद करके चले जाओगे, एरर अगर लिख दो बिना, तो भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर लिख दोगे अपने फॉर्म में, कैसे लिखना है? ऐसा कोई सिस्टम, a system which can exchange matter as well as energy to the surrounding is called open system, ठीक है। A system which can only change its energy to surrounding and does not change its matter to the surrounding is called ये closed system. And isolated system, a system which can neither exchange energy neither matter with the surrounding is called, क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंदर 2 नंबरिया के अंदर फुटकरिया क्वेश्चंस के अंदर इसे पूछा जाता है बेटा कि ओपन सिस्टम, या फिर आपका ऑप्शनल देगा बेटा। ऑप्शनल का अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल होंगे, तो ऑप्शनल में आपको देगा कि ओपन सिस्टम में कैसे बोलते हैं, क्या क्या चेंज होता है ओपन सिस्टम में, ऐसे ऐसे मैटर, एनर्जी, दुनिया भर का 4 ऑप्शन देगा। तो पता होना चाहिए कि ओपन सिस्टम में क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या नहीं चेंज होता है बेटा, ठीक है। अब आते हैं क्या? स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा कोटेशन है बेटा, देखो नाम अभी हम समझ रहे हैं कि क्या क्या कोटेशंस यूज हो सकते हैं ना। सब पढ़ने के बाद तब हम जानेंगे कि फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक, अवस्था क्या बोलती है? थर्मोडायनेमिक्स। अब बोलते बेटा तुम्हारी कौन सी अवस्था है, अगर इसको समझो, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारी कौन सी अवस्था है, जैसे तुम अभी कहीं जा रहे हो ना, तुम अभी कभी जा रहे हो, रास्ते में हो, मैं तुमसे फोन करके पूछूं कि फला व्यक्ति बताइए कि आप अभी कहां हैं, आपका स्टेट क्या है, तो बताएंगे कि अच्छा मैं बीकानेर पहुंचा हूं, या फिर मैं लुधियाना पहुंच गया हूं, चंडीगढ़ पहुंच गया हूं, तो अपना लोकेशंस बताएंगे ना। तो हर एक थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टेट की जरूरत पड़ती है। हर एक थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टेट की जरूरत पड़ती है ना। जैसे हर एक स्टेट क्या होती है, जो थर्मोडायनेमिक स्टेट होती है बेसिकली, जैसे मैं बोलूं कि आपका जो वेलोसिटी है, आपकी जो वेलोसिटी है, ये क्या है? आपका एक स्टेट है ना, क्योंकि आपको बताती है कि आपकी वेलोसिटी क्या है। आपकी वेलोसिटी बेसिकली किसका फंक्शन होती है? अगर मैं बोलूं तो आपकी वेलोसिटी बेसिकली फंक्शन होती है किसका? डिस्टेंस का, यानी एक्स और टाइम का फंक्शन होती है ना। अगर टाइम और डिस्टेंस 4 बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो आपका वेलोसिटी किसका फंक्शन होती है बेटा? दूरी का और समय का, और किसी का फंक्शन होती है और किसी का फलन होती है नहीं। तो आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए ना। तो कहते हैं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको थर्मोडायनेमिकल फंक्शन की जरूरत पड़ती है ना। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिकल स्टेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और लास्ट में क्या होती है? एंट्रोपी ना। किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी उष्मागतिकी अवस्था को रिप्रेजेंट के लिए, उसकी कौन सी अवस्था है, उसकी कौन सी स्टेट है, रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्या पड़ती है? ये 4 चीज की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, मैंने बोला कि अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन को दिखाना है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर यहाँ पे मच्छर, जो खूबसूरत सा मच्छर है, अगर ये उड़ रहा
है, बटरफ्लाई है, इसके दो ठो ऐसे मूछे हैं, अगर ये उड़ रहा है मस्ती में, ठीक है, अगर इसके स्टेट को दिखाना है तो हर एक पॉइंट पे, अगर यहां होगा हर एक पॉइंट पे होगा तो हमको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, x1 y1, यहां पे भी दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, x2 y2 ना। तो हर एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ऐसे चार फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और ये क्या है, एस फॉर होती है बेटा एंट्रोपी, ये नया शब्द है बेटा ना, तो आगे इसको सीखेंगे। एंट्रोपी बहुत खूबसूरत सा खेल है, एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होती है, टेम्परेचर यानी हमारा ताप, प्रेशर में दाब, वॉल्यूम मतलब आयतन, और ये क्या होती है, एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी का एंट्रोपी ही होता है ना, ठीक है। तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है क्या, ये होती है बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी की जरूरत पड़ती है, और इसी चारों चीज को बोलते हैं बेटा थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट ना। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। अब नाम समझ में आया होगा, उसको उससे रिलेट कर रहे होगे ना, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट। जैसे किसी पार्टिकल के पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई प्लेन में हमको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, x1 कामा x1। इसीलिए किसी थर्मोडायनेमिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, चार फंक्शन चाहिए होते हैं, चार थर्मोडायनेमिकल फंक्शन चाहिए होते हैं, जो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी, और इसी चारों चीज को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है बेटा, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या होती है, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली फंक्शन होती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और एंट्रोपी का, या बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली फंक्शन होती है थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स का, और इसी को थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स को ही बोलते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी। तो स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि किसी उष्मागतिकी की कौन सी अवस्था है, और उसकी अवस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है, उष्मागतिकी निर्देशांक की जरूरत पड़ती है, जो कि है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, और क्या होती है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और एंट्रोपी, ठीक है। इसी के अंदर आता है क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हमको अगर हमको क्या मिल गया, स्टेट किसका फंक्शन है वो हमको मिल गया, तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस मच्छर का अगर हमको कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा, अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा, मान लो ये इसकी लाइन है, अगर यहां से दिखा रहा बेटा, तो इसको कैसे लिखा सकता हूं, इसको लिख सकता हूं y बराबर mx प्लस c, क्योंकि ये क्या बना रहा बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है, अगर यहां से ये y एक्सिस पे है बेटा, यहां से x एक्सिस पे है, इसका इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, और ये हम क्या बताएगा, ये इसका स्लोप बताएगा ना, कितना डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, इस मच्छर का इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। यदि हमको थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा बेटा, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। यानी अगर हम थर्मोडायनेमिकल, हमको क्या मिल गया, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट मिल गया बेटा, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख देंगे। वहां मोशन की बात करते थे, यहां स्टेट की बात करेंगे। यहां क्या करेंगे, जैसे वहां मोशन है बेटा, वैसे वहां स्टेट होता है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या करें, थर्मोडायनेमिक अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखना होगा बेटा, तो कुछ ऐसा होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और एंट्रोपी का फंक्शन होगा, जो कि 0 के बराबर होगा। ऐसे होगा, ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा इक्वेशन ऑफ स्टेट। किसी स्टेट का इक्वेशन कैसे होगा, कुछ टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर और एंट्रोपी का फंक्शन होगा। जैसे आपको नहीं समझ में आया, जैसे मैं बताऊं कि एग्जांपल लूं, जैसे आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस ना एक स्टेट है ना, क्या है, किसी मैटर का एक स्टेट है बेटा, आइडियल गैस ही स्टेट है ना। अब उस अगर स्टेट का, अगर वो आइडियल गैस है, अगर उसको लिखना होगा, तो बेटा उसका इक्वेशन होता है PV बराबर RT ना। PV बराबर क्या होता है, PV बराबर R इंटू टी ना, यानी आप बोले PV माइनस RT बराबर 0 हो गया ना। ये कुछ हो गया फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर बराबर 0 हुआ ना, ऐसे हो गया ना बेटा। PV माइनस RT किसका फंक्शन है, प्रेशर, वॉल्यूम, R तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, R तो कांस्टेंट है, तो F फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो आइडियल गैस किसका फंक्शन होता है बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो क्या कहते हैं, किसी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर 0 बराबर 0 होता है। जैसे यहाँ पे आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस एक स्टेट है किसी भी मैटर का ना, मैटर का एक स्टेट है बेटा, वो आइडियल है, तो उसका इक्वेशन होता है PV बराबर RT, ठीक है। अगर इसी तरह मैं बोलूं, इसी तरह एक और होता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट गैस।
कौन सा बोलते हैं बेटा? परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का इक्वेशन क्या होता है, यानी वंडर वाल गैस का इक्वेशन क्या होता है? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ना, वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है RT ना, ये होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये परफेक्ट गैस का इक्वेशन होता है। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का फंक्शन होगा। तो किसी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करना है बेटा तो एक्चुअली क्या होगा? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर और एंट्रोपी का ये बराबर ऐसा कुछ फंक्शन होगा बेटा। और इन्हीं चारों चीज को ये क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट ना। और एक चीज याद रखना, एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि ये भी किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये मैं नई चीज बता रहा हूं, मेरे मन में ही कर दिया तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन याद रखना किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है, मान लो कोई सिस्टम, अगर किसी सिस्टम के अंदर झांक के देखोगे बेटा, अगर मान लो ये कोई सिस्टम है, अगर इस सिस्टम के अंदर झांक के देखोगे तो इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा ना। तो जब इन छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में अध्ययन करोगे, इनकी एनर्जी के बारे में अध्ययन करोगे, हर एक छोटे छोटे पार्टिकल के एनर्जी के बारे में अध्ययन करोगे बेटा, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ना। इस छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में अध्ययन करोगे तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। लेकिन इस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर पूरा जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम को जो स्टडी करोगे, उस सिस्टम को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। MACRO याद रखना, MACRO। माइक्रो मतलब बड़ा वाला, क्या? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, बेसिकली 4 चीजें हैं जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आती है ना। तो ठीक है, जब इन सारी चीजों को, जो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो हमारा एंट्रोपी होती है, वो किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है ना। और यही माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब पता होता है, अब जब पता है कि क्या होता है, कोई पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। जैसे मैंने बात करूं, कोई भी स्टेट क्या हो सकती है? लिक्विड से गैस में चेंज हो सकती है ना। तो ये एक स्टेट है, स्टेट फर्स्ट है बेटा, स्टेट फर्स्ट है, और ये क्या है बेटा? स्टेट सेकंड है ना। तो क्या हो सकती हैं? जो स्टेट्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं? वेरियस तरीके से चेंज हो सकती हैं। एक स्टेट दूसरे स्टेट में क्या हो सकती हैं? चेंज हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूं, ये क्या है? सॉलिड है, और सॉलिड चेंज हो रहा है किसमें बेटा? सॉलिड चेंज हो गया हमारा लिक्विड में। तो हम देख गया कि ये जो एक स्टेट है, मैटर का एक स्टेट, यानी स्टेट 1, ये चेंज हो रहा है मैटर के दूसरे स्टेट में, जिसका नाम दिया मैंने क्या? स्टेट चेंज। तो ये जो स्टेट्स आई हैं, ये जो थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स आई हैं बेटा, थर्मोडायनेमिकल स्टेट आई हैं, ये क्या हो सकती हैं? ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकती है। और जब ये चेंज होती हैं तो ये डिफरेंट प्रोसेस से चेंज होती हैं, और वो पढ़ना है क्या? डिफरेंट प्रोसेस ना। प्रोसेस क्या होता है? अब हमको पढ़ना है किस प्रोसेस से कोई स्टेट हमारा चेंज होता है बेटा। तो ये प्रोसेस पढ़ना है कि प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार के थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं ना। अब हमको बेसिकली क्या पढ़ना जानना है? हमको जानना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। क्या बेटा जानना है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है, जब एक स्टेट एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट दूसरे थर्मोडायनेमिकल स्टेट में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ना। जब एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट दूसरे थर्मोडायनेमिकल स्टेट में चेंज होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस, इसके चेंज होने के 3-4 ऐसे नियम्स हैं, इन नियम को फॉलो करते हुए चेंज होता है। पहला जो लॉ होता है, पहला जो नियम होता है, इसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस ना। कौन सा ये प्रोसेस होता है बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस। इसको बोलते हैं बेटा समदाबीय प्रक्रम। प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रम। तो कौन सा प्रक्रम हो गया? आइसोबारिक मतलब समदाबीय प्रक्रम, ठीक है, लिखते चलना। दूसरा हो गया क्या? दूसरा हो गया आइसोथर्मल। क्या हो गया बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको बोलते हैं समायतनीय प्रक्रम, समायतनीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्ड वन है बेटा, थर्ड वन को लिखते हैं बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? आइसोकोरिक। क्या हो गया बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक को बोलते हैं बेटा समायतनीय प्रक्रम,
ना, समायतनीय प्रक्रम। आगे लिखें, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे दो और है बेटा, दो और मैं लिख दे रहा हूं ना। तो पहला आइसोबारिक यानी समदाबीय प्रक्रम, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। और वो प्रोसेस कई तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है आइसोबारिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं समदाबीय प्रक्रम। दूसरा हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस जिसको बोलते हैं समतापीय प्रक्रम। तीसरा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं समायतनीय प्रक्रम। चौथा जो होता है, चौथा को बोलते हैं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस ना। सब बता रहे हैं क्या हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस ना, ठीक है। और एक जो है, एक और बताऊंगा और दो और एक्स्ट्रा में बता दूंगा ना। तो एक और बताऊंगा, पांचवा का है आइसोटोनिक। क्या है बेटा पांचवा जो है वो क्या है? ISENTONIC, ठीक है, ISEN, ठीक है, TRO होगा, TROPIC ना। क्या होगा, थोड़ा गलत लिख दिए, TROPIC। क्या होगा बेटा? TROPIC। इसको जो भी पढ़ो, ठीक है। मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है ना, इंग्लिश कमजोर है। क्या हो गया? इसेंसियोट्रॉपिक। इसेंसियोट्रॉपिक कौन सी प्रोसेस है बेटा? इसेंसियोट्रॉपिक ना, इसको बोलते हैं इसेंसियोट्रॉपिक प्रोसेस। अब जानेंगे कि अलग अलग प्रोसेस के बारे में होता क्या है ना। इसको बोलते हैं इसेंसियोट्रॉपिक, मतलब बोलते हैं इसको बोलते हैं, मतलब ये एंट्रोपी मतलब बोलते हैं, समझ जाएंगे। इसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, इसेंसियोट्रॉपिक का हिंदी क्या है मैं बता दूंगा आगे आपको। सर्च कर लीजिएगा इसेंसियोट्रॉपिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है। मैं इसको बताया, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस को बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। आइसोथर्मल को बोलते हैं समतापीय प्रक्रम। आइसोकोरिक को क्या बोलते हैं आपको? समायतनीय प्रक्रम। एडियाबैटिक को बोलते हैं रुद्धोष प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम। और इसेंसियोट्रॉपिक को बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है, मैं बता दूंगा ना। आइसोबारिक क्या प्रोसेस होता है बेटा? आइसोबारिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर अगर कोई स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन प्रेशर जीरो है बेटा। अगर एक स्टेट में दूसरे स्टेट में चेंज होते समय उसके प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैंने बोला ना, कोई थर्मोडायनामिकल फंक्शन, यानी मान लो ये क्या है, ये है P1, T1, V1, और ये एंट्रोपी से ये चेंज हो रहा है बेटा F ऑफ P2, V2, T2 और S2, ऐसे चेंज हो रहा है ना। एक थर्मोडायनेमिकल स्टेट से ये दूसरे थर्मोडायनेमिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट इसका एक होगा बेटा, दूसरे का इक्वेशन ऑफ स्टेट ये होगा। तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये जब चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो हम कह रहे हैं कि अगर ड्यूरिंग द स्टेट चेंजअप, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर हमारा प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, पहले भी प्रेशर वही था, बाद में प्रेशर वही है, यानी चेंज इन प्रेशर जीरो है, तो उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर बोला कि अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, पहले स्टेट में भी टेम्परेचर वही था, दूसरे स्टेट में भी जाए तो तब भी टेम्परेचर वही है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है कि अगर वॉल्यूम में कोई बदलाव ना आए, यानी पहले स्टेट में भी वॉल्यूम वही है, दूसरे स्टेट में भी वॉल्यूम वही है, तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, समायतनीय प्रक्रम। एडियाबैटिक का प्रोसेस मतलब होता है कि जो हमारी हीट होती है, दोनों ही प्रोसेस में जो हीट होती है बेटा वो कांस्टेंट होती है। अगर इसमें जितना हीट लग रहा है बेटा, उतना दूसरे स्टेट में भी हीट उतने अमाउंट ऑफ हीट लग रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जो हमारी हीट होती है, जो हमारी उष्मा होती है, अगर दोनों ही प्रोसेस में कांस्टेंट है बेटा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो इसेंसियोट्रॉपिक होता है बेटा, अगर कह देंगे अगर चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे ये एस में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, अगर एंट्रोपी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं इसेंसियोट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इसेंसियोट्रॉपिक प्रोसेस। एक्सेप्ट दोस, ये 5 प्रकार के प्रोसेस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको छोड़ के 3 और प्रोसेस हैं जो हमको पढ़ने होते हैं बेटा। 3 और प्रोसेस हैं बेटा जो हमको पढ़ने होते हैं, जो हमको जानने होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस ना, जस्ट नाम सुन लो, ठीक है। इसका क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, नाम से ही क्लियर है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है बेटा? इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और लास्ट वन क्या होता है? लास्ट वन क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है बेटा? साइक्लिक प्रोसेस। ये 3 एक्स्ट्रा प्रोसेस हैं जो हमको पढ़ने हैं ना। तो हमने इससे पहले 5 पढ़े थे बेटा, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और इसेंसियोट्रॉपिक। लेकिन ये हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो कोई स्टेट 1 है ना, स्टेट 1 है, अगर ये चेंज हो रहा है किसमें? ये चेंज हो रहा है दूसरे स्टेट में, किसमें? स्टेट 2 में
ना, स्टेट सेकंड में। अगर स्टेट सेकंड में थोड़ा सा भी कुछ चेंजअप कर दें तो क्या हो जाए, स्टेट वन में भी आ जाए। यानी स्टेट वन स्टेट टू में चेंज हो जा रहा है, फिर स्टेट टू में चेंज करें तो स्टेट वन में भी आ जाए। अगर स्टेट वन को चेंज करें, कुछ इसमें टेम्परेचर प्रेशर कुछ इसमें घटाए बढ़ाएं तो स्टेट टू में चला जाए, और स्टेट टू में कुछ टेम्परेचर प्रेशर में घटाव बढ़ाव करें तो स्टेट वन में चेंज हो जाए। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं, जो दोनों तरफ डायरेक्शंस होते हैं, दोनों तरफ चलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। और जब केवल एक डायरेक्शन में चलते हैं, जो केवल एक डायरेक्शन में होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है, मान लो कोई स्टेट वन है और केवल क्या हुआ, केवल एक डायरेक्शन में चेंज हुआ, अगर इसमें कुछ घटाए बढ़ाए तो फिर इधर हमको स्टेट वन ना मिले। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम समझ में आना कि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, अगर एक स्टेट में कुछ बदलाव करें तो वो दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए, और फिर दूसरे स्टेट में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस करें तो वो फर्स्ट स्टेट में आ जाए, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे इसका एग्जांपल है बेटा, अगर हम क्या बनाएं, अगर हम बर्फ को, अगर हम बताएं बेटा, अगर बर्फ को हम क्या बनाएं, अगर हम आइस को ऐसे इसके, अगर हम इसको क्या बनाएं बेटा, अगर हम आइस को बनाएं बेटा, आइस को बनाएं क्या, आइस को अगर हम वाटर बनाएं, ठीक है, अगर आइस को गला के हम वाटर बनाएं तो वाटर को जमा के हम क्या बना सकते हैं, आइस भी बना सकते हैं ना। ठीक है, अगर आइस का टेम्परेचर बढ़ा के वाटर बढ़ाएं तो वाटर का टेम्परेचर घटा के हम आइस भी बना सकते हैं ना। आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करके हम उसको टेम्परेचर बढ़ा के वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वाटर का टेम्परेचर गिरा के बेटा उसको आइस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर ये तो सी समझ में आया बेटा कि अगर हम क्या करें, अगर जैसे मैंने क्या किया था, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज किया था, तो हम क्या करें, अगर जिस चीज को बढ़ाया था उसको घटाने पे हमको दूसरा स्टेट भी मिल जाए, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस ना। ठीक है, अच्छा ये बताओ, क्या हम अगर लिक्विड को गैस बना सकते हैं ना, अगर हम बताएं कि लिक्विड को हम गैस बना सकते हैं, क्या गैस को लिक्विड बना सकते हैं? जरा सोचना। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस होगा, जैसे मैंने अगर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, फिर दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में वापस नहीं आ रहा, इस स्टेट को बोलेंगे क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस होता है बेटा जहां से चले थे ना, ये मान लो यहां से चले, कोई प्रोसेस था, इनिशियल पॉइंट यहां था, इनिशियल पॉइंट यहां था, यहां से स्टार्ट किए बेटा, घूम टहर के फिर इसी जगह पे आ गए ना, यानी यहीं पे स्टार्ट किए, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मैंने कहा कि बेटा मैंने सॉलिड से लिक्विड बनाया, सॉलिड से लिक्विड बनाया, सॉलिड से लिक्विड बनाया, और फिर लिक्विड से मैंने क्या बना दिया, लिक्विड से गैस बनाया, फिर गैस से मैंने क्या बनाया, लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड से मैं क्या बना दूं, लिक्विड से मैं फिर सॉलिड बना दूं, तो मैं क्या जहां चला था सॉलिड से चला था, सॉलिड तक पहुंच गया। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी जहां से चले थे, इनिशियल पॉइंट से चले, उसी इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गए, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। यानी किसी जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रोसेस से चल रहे थे फिर वहीं पे आके पहुंच गए, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, आई थिंक ये आप लोग को समझ में आया होगा। जस्ट इसको समझिए कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आपका ये चीज याद रखना कि ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपका इजेंजियोट्रॉपिक है ना, ये क्या है, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, याद रख लेना। जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसको भी बोलते हैं इजेंजियोट्रॉपिक। वही तो होता है, उसी में ही तो एंट्रोपी जीरो होती है, आगे पढ़ेंगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारी एंट्रोपी जीरो होती है, वो आगे पढ़ेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस ये होता है, रिवर्सिबल अभी मैंने बताया था। अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, रिवर्सिबल भी हो और एडियाबैटिक भी प्रोसेस हो, तो उस प्रोसेस में एंट्रोपी जो होती है वो चेंज नहीं होती, एंट्रोपी जीरो होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट, चेंज इन एंट्रोपी कांस्टेंट होती है ना। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होती है। ठीक है, तो ये बता देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ये चार तरीके के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और ये हमारे सारे चीज हुए। ठीक है, इतना हमने सीखा। ठीक है, अब जो हमारा क्या बचता है इसके अंदर, कुछ थर्मोडायनामिक्स मैंने समझा दिया आपको। इसके अंदर अब क्या बचता है, देखे जरा, सब तो पढ़ लिया आप लोगों ने। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ये स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या होता है, ये सारी चीजें, सिस्टम एंड सराउंडिंग बेटा। ठीक है, ये क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा एक नए पॉइंट की तरफ, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ना। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर,
कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम थोड़ा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जानेंगे। टेम्परेचर होता क्या है बेटा ना, टेम्परेचर होता क्या है। अभी पूछ दूं मैक्सिमम लोगों से बेटा टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर का मतलब डिफिनेशन कितने लोग भी नहीं बता पाएंगे ना। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है अभी बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। चलो आज समझते हैं टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बेटा। मान लो ये कोई लोहे की रॉड है बेटा ना, ये कोई लोहे की रॉड है ना, ये कोई लोहे की रॉड है। अगर एक सिरा इसका हम क्या कर दें, एक सिरा हम ये मान लो एक सिरा इसका हम क्या कर दें, अगर यहाँ से आग लगा के, यहाँ से मैं इसको लालटेन के थ्रू इसमें आग लगा के स्पार्क देके ऐसे स्पार्क देके इसको मैं गर्म कर दूं, इसको हॉट कर दूं, तो ये बॉडी एक्चुअली क्या रहेगा, ये जो सिरा होगा वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो हॉट बॉडी है ना, ये क्या है, हॉट बॉडी है। और ये क्या है, यहाँ का बेसिकली ये जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हॉट और इस पार्ट को बोलेंगे कोल्ड। अगर माने तो अगर बोले तो इस पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा बेटा, हाई होगा, और इस कोल्ड पार्ट का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा बेटा ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है ये किससे रिलेट होता है बेटा, ये रिलेटेड होता है हॉटनेस से, किससे, हॉटनेस से या कोल्डनेस से। हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या होती है बेटा, हॉटनेस और कोल्डनेस से, किसी बॉडी के गर्माहट से या शीतलता का मतलब होता है उसका टेम्परेचर। कोई बॉडी ज्यादा गर्म है, कोई बॉडी गर्म है यानी उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोई बॉडी ठंडा है उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर डाउन है ना। तो टेम्परेचर का मतलब होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है किसी बॉडी के गर्माहट से या शीतलता से। हॉटनेस या कोल्डनेस का मतलब होता है किसी बॉडी का टेम्परेचर। अगर मेरा हाथ ठंडा है तो बोलेंगे कि मेरा टेम्परेचर डाउन है। अगर मुझे फीवर हो जाएगा, मुझे बुखार चढ़ जाएगा, मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कहेंगे आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना, आपको बुखार है। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा किसी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस का जो मतलब होता है बेटा, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। कोई बॉडी कितना हॉट है ना, बोलेंगे उसका टेम्परेचर उतना है, कोई बॉडी कितना कोल्ड है उसका टेम्परेचर उतना होता है। चाहे हम हॉटनेस से मेजर करें बॉडी को, चाहे कोल्डनेस से मेजर करें बॉडी को, हम दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं ना। ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों ही क्या बताती है, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को बताती है। तो टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर क्या है, किसी बॉडी का हॉटनेस है या बोल सकते हैं किसी बॉडी का कोल्डनेस है। किसी बॉडी कोई कितना गर्म है, ठीक है, वो बता सकता है। गर्म कब होगा, जब हमारा हाथ ठंडा होगा और हम अपने दूसरे हाथ पे से टच करेंगे, अगर ये मुझे गर्म लगेगा तो बोलेंगे बॉडी हॉट है। अगर मेरा हाथ ऑलरेडी गर्म है और इसको टच करेंगे मुझे ठंडा महसूस होगा तो बोलेंगे कोल्ड है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हॉटनेस और कोल्डनेस ये क्या बताती है, किसी बॉडी का टेम्परेचर ही बताती है ना। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ा था कि मान लो ये बचपन में सुना था कि जब हम लोहे को गर्म करते हैं, दूसरा सिरा हम पकड़े होते हैं तो क्या करता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो हीट होता है, जो गर्मी होती है बेटा, हीट जो होती है यानी टेम्परेचर का जो फ्लो होता है, यानी हॉट बॉडी से क्या होती है, हॉट बॉडी से हमारी कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है, कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर का फ्लो होता है ना। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर का फ्लो होता है ना। हमेशा क्या होता है बेटा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर का फ्लो होता है। कैसे बेटा, अगर तुम लोग बचपन में पढ़े होगे तो पढ़े होगे ना, एक लोहा को गर्म करते हैं ना, यहाँ पे गर्म करते हैं तो इसका ये सिरा गर्म करते हैं, दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर हाई है, यहाँ का टेम्परेचर लो है। तो टेम्परेचर हमेशा कहाँ फ्लो करता है बेटा, हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ। टेम्परेचर कहाँ फ्लो करता है बेटा, हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो HOT लिख दिया, HOLT लिख दिया था ना। तो कहां फ्लो करता है बेटा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर का फ्लो होता है। हॉट बॉडी का मतलब टेम्परेचर हाई और कोल्ड बॉडी का मतलब बेटा टेम्परेचर लो। तो क्या होती है, हमेशा टेम्परेचर का फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। कहां टेम्परेचर कैसे फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। मान लो बेटा ये कोई सिस्टम है ना, ये कोई सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री है, इस सिस्टम का टेम्परेचर T1 है बेटा, और अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है बेटा, दूसरा सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर T2 है। अगर मैं कहूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, अगर मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि T1 बड़ा है T2 से, यानी ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, ये वाला टेम्परेचर कम है, यानी कि ये बॉडी हॉट है बेटा, ये बॉडी कोल्ड है। किसके कंपेयर में, ये बॉडी इसके कंपेयर में हॉट है और ये बॉडी इसके कंपेयर में कोल्ड है ना। तो हमेशा हॉटनेस और कोल्डनेस रिलेटिव होते हैं
ना। अगर मैं अपने हाथ से अपने हाथ को टच करूं तो अगर ठंडा होगा तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी हाथ हॉट है और मेरा हाथ ये चीज है वो कोल्ड है। तो ये रिलेटिव होता है। हो सकता है आप टच करें, आपका हाथ और ठंडा हो तो आपको मेरा हाथ गर्म लगेगा, तो ये आपके अकॉर्डिंग है। तो ये हमेशा रिलेटिव होता है, वो मैं बता रहा हूं। तो ये होता है क्या, जब इनको आपस में टच कराएंगे, जब इसको आपस में टच कराएंगे बेटा, जब इसको टच कराएंगे दो बॉडीज को, ठीक है, टच कराएंगे तो एक्चुअली क्या होगा, यहां से टेंपरेचर क्या करेगा, हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ टेंपरेचर का फ्लो होगा ना, टेंपरेचर का फ्लो होगा बेटा। और कब तक फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का टेंपरेचर सेम ना हो जाए, इसका भी टेंपरेचर कुछ T, इसका भी टेंपरेचर कुछ T ना हो जाए। और कैसे निकालेंगे इस टेंपरेचर को, जो दोनों का टेंपरेचर होगा बेटा, ऐसे निकालेंगे T1 + T2/2 ना बेटा। इसका जितना टेंपरेचर होगा, इसका जितना टेंपरेचर होगा, मान लो ये 20 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 2 50, 25 इसका हो जाएगा, 25 इसका हो जाएगा। तो कब तक टेंपरेचर का फ्लो होगा, कब तक हीट का फ्लो होगा बेटा, जब तक कि दोनों का टेंपरेचर सेम ना हो जाए। और जब दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा बेटा, एक पर्टिकुलर समय पे, एक समय के बाद दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा, तो बोल देंगे कि दीज टू बॉडीज, ये दो बॉडीज है बेटा, ये दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। क्या है बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट याद रखना ना। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, जब दो बॉडीज, दो सिस्टम का टेंपरेचर सेम हो जाता है, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी बोलते हैं 10 ऐसे सिस्टम्स हैं, 10 के 10 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं। दैट मींस हर एक सिस्टम का टेंपरेचर सेम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हर एक टेंपरेचर, हर एक सिस्टम का टेंपरेचर सेम हो। अगर मैं बोल दूं कि इसका टेंपरेचर ज्यादा है, इसका टेंपरेचर कम है, दोनों को टच कराऊंगा तो टेंपरेचर फ्लो होगा हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर, लेकिन एक समय के बाद जितना सिरा ये गर्म था बेटा, उतना सिरा ये भी गर्म हो जाएगा, तो उस समय क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि ये जो रॉड है वो रॉड थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गई है। यानी कि उसका मतलब है कि जितना इसका टेंपरेचर होगा बेटा, उसका इतना टेंपरेचर होगा। मैंने मान लिया कि इसका टेंपरेचर T है, इसका भी कुछ टेंपरेचर T है। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो। 3 बॉडीज होते हैं, T1 T2 T3, तो T1 + T2 + T3/3 ना। 4 बॉडीज होते हैं, T1 + T2 + T3 + T4। सबको जोड़ के बेटा, सब में हमें हमेशा क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं टेंपरेचर को। ये क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सभी सिस्टम का, जितने भी सिस्टम प्रेजेंट हैं, जब सभी सिस्टम का जो आपस में कांटेक्ट में है, सभी सिस्टम का टेंपरेचर अगर सेम हो जाए, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो आपको तुरंत एट द स्पॉट समझ में आएगा बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो आपका ये आखिरी टॉपिक होगा आज का, जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं बता चुका हूं जीरो क्यों आया, पहले फर्स्ट क्यों नहीं आया, ठीक है, पहले फर्स्ट ही आया था, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद ये जीरो आया, इसीलिए एक लॉ आया, इसीलिए इसका पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तापीय साम्यावस्था का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। मान लो हमारे पास 3 बॉडीज हैं, 3 सिस्टम है बेटा, ए बी, ठीक है, ध्यान से देना, ये 3 सिस्टम है बेटा, ए बी और सी। ये ए बी और ये सी। बोल दिया इसका टेंपरेचर T1 है बेटा, इसका टेंपरेचर T2 है बेटा, और इसका टेंपरेचर T3 है बेटा ना। ठीक है, इसका टेंपरेचर T1 है बेटा, इसका टेंपरेचर T2 है बेटा, इसका टेंपरेचर T3 है बेटा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम पे है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम पे है, तो ए बी भी आपस में इक्विलिब्रियम पे होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने बोला कि अगर ये ए को सी से टच कराएं ना, और इन दोनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, यानी कि मैं बताऊं कि T1 और T3 बराबर हैं और किसी नॉर्मल टेंपरेचर T के बराबर हैं, अगर ए और बी, ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, यानी कि दोनों का टेंपरेचर बराबर है T2 T3 या मान लो T डैश है बेटा, तो इनको अगर टच भी नहीं कराएंगे ना, तो भी ये ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे ना। जैसे इस तरीके से ऐसे बार बार एग्जांपल समझा देता है। मान लो 3 बंदे हैं, 3 बंदे खड़े हैं ना, ए बी सी ना, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन ना, ठीक है, राम श्याम और मोहन। मान लो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, राम जो है श्याम को जान रहा है और श्याम जो है मोहन को जान रहा है।
तो ये बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो राम है वो मोहन को भी जान जाएगा ना। ठीक है, कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ये ए, सी और बी है, ए का सी के साथ इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मतलब इसको टच कराओगे तो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे, और ए को बी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो ये जरूर है कि ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा ना। क्या होगा बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा ना। क्या कहने का मतलब है कि यदि ए जो है, तीन सिस्टम है ए बी सी, यदि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है बेटा, यानी इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, बी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, यानी इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो बेटा ए बी के साथ जरूर से जरूर थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये बताता है क्या? ये बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कांसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कि तीन सिस्टम है ए बी सी, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है बेटा और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है बेटा, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे, यदि उनको टच कराओ या ना कराओ वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि तीन सिस्टम है ए बी और सी, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है बेटा, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है बेटा, यानी बी का सी के साथ टेम्परेचर सेम हो जाएगा बेटा, तो इन दोनों को अगर टच भी नहीं कराओगे, कोई कांटेक्ट भी नहीं कराओगे, तो भी ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। जैसे यहां पे तीन व्यक्ति हैं, 1 2 और 3, मैंने कहा राम, श्याम और मोहन। मैंने बोला कि अगर राम जो है मोहन को जान रहा है और श्याम जो है मोहन को जान रहा है, राम भी मोहन को जान रहा है और श्याम भी मोहन को जान रहा है, तो ये जरूर से जरूर कंडीशन होगा कि राम जो है वो क्या होगा, श्याम को भी जानना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो सकता है मेरा कुछ दोस्त हो, ठीक है, जो मुझे जानता हो, ठीक है, और कुछ दोस्त हो जो मान लो एक 10th का दोस्त जो मुझे जानता हो, एक बीएससी का दोस्त हो जो हमके जानता हो, तो ये क्या गारंटी है कि जो 10th का दोस्त हो बीएससी के दोस्त को भी आपस में परिचय हो? नहीं हो सकता ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट में ये पॉसिबल है कि अगर ए इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, बी इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी के साथ भी इक्विलिब्रियम पे होगा। जैसे यहां आपको नहीं लग रहा होगा कि अगर आर जो है, राम जो है मोहन को जान रहा और श्याम भी मोहन को जान रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि राम श्याम को भी जाने, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के केस में राम श्याम को भी जानेगा, क्योंकि वहां हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे बेटा। तो ये बात हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसी का कैसे इसको लिखा जाता है वो आपका लिखना आपकी नोटबुक में, यानी आपके जो आपकी कॉपी होगी उसमें दे दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल इसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर हम बात करेंगे हीट के बारे में बेटा। हीट नाम का बहुत सुना है, हीट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कंजर्वेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ क्या, हमारा थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी की बात हम चलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।